डिफरेंस है इंटेलेक्चुअल वर्क में, एक तो ये जो लाइन लिखी है मैन इज अ मशीन, और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैन इज अ मशीन जिसे हम कहेंगे मटेरियलिज्म। आप अपने पास थोड़ी सी नोटिंग डाउन करते चले जाएं, फिर मजीद से रिलेटेड पूरे आर्टिकल है वो पीडीएफ फॉर्म में, वो मेरी क्लासरूम में मैंने शेयर कर दिया। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, मैन इज अ मशीन। एक तो ये पॉइंट है, यानी मैन इज अ मशीन का मतलब है कि वो किस तरह का एक फलसफा बयान कर रहा है, मटेरियलिज्म का, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। वो कहता है कि ये पूरी कॉस्मिक वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, जिसको ज़रा डिस्कस करते हैं। और सेकंड जो थॉमस का काम है वो लेविथाइन, जिसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि इंसान जो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये जो एक इमेज दिख रही है ना, ये मुझे आई थिंक मिशलेंगो है आर्टिस्ट को थोड़ा सर्च कर लेना। तो ये एक इमेज क्रिएट की गई थी जिसमें एक तरफ ह्यूमन है और दूसरी तरफ गॉड है। वो एक बाइबल लाइन थी कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एज एन इमेज ऑफ द गॉड। ये अगर तुमने लूसी मूवी देखी हो, लूसी के एंड में भी आपने देखा होगा, वो लूसी जो आंटी है और सामने जो है वो स्कारलेट जॉनसन है, वो दोनों ऐसे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ से इवॉल्व हुए। ये इमेज बड़ी मीनिंगफुल है, मैंने थोड़ा सा उसको एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे। तो वो बेसिकली ये इस बात की अक्कासी थी। ये देखें, एक इमेज है कहने को, मगर इसके अंदर बहुत बड़ी मीनिंग है। मैं यही बताऊंगा कि आर्टिस्ट जो थे, इटालियन आर्टिस्ट जो थे, वो बहुत अपना इनपुट दिया करते थे। तो जो है वो क्या तस्वुर देना चाह रहे थे कि खुदा ने इंसान को अपनी मिसल बनाया। क्या मतलब है भैया, क्या बोल रहे थे? नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि खुदा ने इंसान को अपना नाइब बनाया, अपना खलीफा बनाया। जैसे कि आप भी कहते हैं कि भाई अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्यों है भाई, क्यों अशरफ हैं, क्यों बेहतर हैं, क्या है आपने ऐसा? ठीक है, आप चौपाई की तरह नहीं चलते, आप दो टांगों से चलते हैं, इसलिए आप जो है वो, तो वो बंदर भी तो चलता है ऐसे ही, किंग कॉन्ग भी तो ऐसे ही, गोरिल्ला भी तो ऐसे ही, तभी तो कहते हैं कि इंसान पहले ये था, बंदर था। तो क्या है ऐसा? नहीं, होमोसेपियन के हम होमोसेपियन है, होमोसेपियन है, क्या है ऐसा? न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, क्या है? अक्ल है, कुल है, अक्ल कुल है। वो तो डार्विन बाद में आएगा, 18 में तो बताएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने पहले कहा कि इंसान जो है वो साइंटिफिक, देखो ये दौर साइंटिफिक है ना, इस दौर साइंटिफिक है। देखो हर दौर में एक अथॉरिटी थी, जैसे कि मिडेवल के अंदर अथॉरिटी क्या था? रिलीजन, पूरी इंटरप्रिटेशन रिलीजियस थी। अब ये दौर क्या है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो अब जितनी इंटरप्रिटेशन नजर आएगी आपको, वो साइंटिफिक नजर आना शुरू हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक पॉइंट। अब अगर आप कहाँ से चलते हैं हम, वो ऐसे कि साइंस भी एक अथॉरिटी कंसिडर होने लगा। एक कॉस्मो को जरा गौर से देखो, कॉस्मो समझते हो, यानी पूरी यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स, मून, सैयारे, सितारे, ये कहते हैं सबको देखो तो एक कॉस्मिक ऑर्डर है, और ये एक लॉ ऑफ नेचर के तहत हो रहा है। लॉ ऑफ नेचर कांस्टेंट है, लॉ ऑफ नेचर फिक्स है। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, एवरीथिंग हैज अ कॉज, एवरी कॉज हैज अ सम इफेक्ट, है ना? एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बातें पढ़ी हैं आपने, लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ मोशन है, फिजिकल लॉ के, यानी इसका मतलब है कि किसी भी चीज का कोई कॉज होगा तो उसके पीछे कोई इफेक्ट होगा। कोई गाड़ी चल रही है तो उसका मतलब उस गाड़ी के अंदर कोई है जो एक्सीलरेटर दे रहा है, कुछ फोर्स दे रहा है। लेकिन दूर से देखें तो हम देखेंगे गाड़ी तो चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो शख्स बैठा है वो तो कहीं नहीं चल रहा, वो तो वहीं बैठा है। लेकिन गाड़ी चल रही है तो उसके साथ वो शख्स भी घूम रहा है। फिर और ऊपर से देखते हैं तो गाड़ी कहाँ चल रही है? वो अर्थ पे चल रही है, अर्थ कहीं नहीं चल रही, अर्थ तो अपनी जगह मौजूद है, या नहीं? वो रोटेट हो रही है, नहीं हो रही? अब अर्थ रोटेट हो रही है पूरी की पूरी। तो उसमें देखा जाए उस गाड़ी गोल गोल घूमती रहे, जैसे गाड़ी के अंदर आप मौजूद हैं, आप ड्राइविंग सीट पे, अगर आपकी ऑटोमेटिक कार हो, वो भी हम वाली फीचर कार की बात कर लेते हैं कि वो उसके अंदर एआई इंस्टॉल हुई है, वो जो है वो सेल्फ ड्रिवन कार है। तो भाई आपने कहा चलो भाई मैं पीछे जाके आराम से रिलैक्स कर लेता हूँ, तो वही एग्जाम्पल हो गई। यानी ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं सर इस वक्त? सर इस वक्त ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ, रोबोटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली जो इंसान, अभी तो बातें हो रही थी कि इंसान की इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलेक्ट, तो अभी तो फिर जब वो एलन ट्यूरिंग आता है तो उसने तो उसको देख के रेप्लिकेट कर दिया। पहले तो ये आर्गुमेंट डेवलप तो किसी ने किया होगा ना कि इंसान एक मशीन है, तभी तो फिर उसको देख के मशीन क्रिएट की गई। पहले तो ये आर्गुमेंट किसी ने डेवलप, तो वो कौन था? वो ये था, थॉमस हॉब्स।
थॉमस हॉबिस कह रहा है कि मैन इज लाइक अ मशीन। वो सिर्फ मैन को नहीं कह रहा, उसने तो पूरी कायनात को, यूनिवर्स को बताया कि वो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक लॉ के अंदर बनेंगे। वो कहते हैं सैयारों सितारों को देखो, दिन और रात को देखो, एक फिक्स टाइम पर आते हैं जाते हैं, 24 आवर्स 365 डेज, इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर चीज की कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, फिक्स है, वो चेंज ही नहीं होता, कांस्टेंट है। तभी तो साइंस मुमकिन है। एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म समझते हैं ना, किसी भी चीज का एक मैकेनिज्म है। मशीन किसे कहते हैं? मशीन उसे कहते हैं कि 1000 टाइम यू विल गिव द सेम, गिव इनपुट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, मशीन है ना। देखो मशीन में जो कुछ, मैं एक मशीन लेकर, आपने कहा जबरदस्त कौन सी लाना है, कोर आई 5 लिए, 5th जनरेशन, ओ जबरदस्त सर। अब हम बैठे हैं उसमें भी गाने लगा के, हम कह रहे हैं दूसरा लेकर आया कोटोडो की मशीन, जो ढोल को ले आया, वो भी गाने लगा रहा है। तो हम कहेंगे यार तुम, हमने तो कहा कि ये जो मशीन है ये बहुत तेज चलती है। तो तेज चलती है मतलब उसकी टांगें निकल जाएंगी और वो भागने दौड़ने लग जाएगी? नहीं भाई, इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वर्क, ये बताएगा कि वो कितनी इफिशिएंट है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं हम, जब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम मैकेनिस्टिक बात कर रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा उसकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग? तो एक मशीन क्या है? मशीन जो है वो बायोस है, इनपुट आउटपुट। जैसा हम उसके अंदर फीड करेंगे, जैसा हम उसमें प्रोग्राम करेंगे, जैसा हम उसमें कोड करेंगे, वो वैसे रिएक्ट करेगी। अब जरा तुम इस पूरी कॉस्मो को देख लो, तो ये जो पूरी कॉस्मो है, अब वो स्टार्टअप पे चले, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो कोई तो बिगिनिंग होगी ना। जैसे वो डोमिनो इफेक्ट देखा होगा, किसी ने तो पहले पुश किया होगा, जिससे बात ये चलती चली आएगी। तो फिर ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ह्यूमन का, कि उसने देखा, उसने तो पहले कॉस्मो की बात की, फिर वो ह्यूमन पर आ गया, उसने कहा इंसान के पूरे मैकेनिज्म को देखो। वो वो कोई फ्लैश एंड ब्लड नहीं है, वो तो वायर है। वो तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ मोशन ऑफ लिम्ब। ये जो हाथ पैर है हमारे, ये मैकेनिस्टिक है। हम खाएंगे तो लॉ ऑफ मोशन के तहत चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट के तहत चल रहा है। ये जितने भी हमारे बॉडी सेंसेस हैं, मैकेनिकल है। हार्ट क्या है? बैटरी है। नर्व्स एंड स्ट्रिंग एंड जॉइंट्स एंड व्हील्स हैं। ठीक है, नर्व्स जो है हमारी, वो स्ट्रिंग तार की तरह से, जॉइंट व्हील की तरह से, जो मूव कर रहे हैं, हमें हमारे हाथों को पुश कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्प्रिट है वो एक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन है। तो ये तो बात बहुत बाद में जाके जब न्यूरो साइंसेज आई और ये साइकोलॉजी ने आके इसको और साबित किया कि अंदर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, न्यूरॉन है, एंड्राइड है, और वो न्यूरॉन्स की फर्दर डिवीजन करेंगे हम, तो वो एक्सॉन और डेंड्राइट और पता नहीं क्या क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, तो न्यूरोट्रांसमीटर, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कोई मशीन का पुर्जा है। उन्होंने तो इमोशन को भी बताया कि वो केमिकल रिएक्शन है, तो एवरीथिंग एज अ कॉज एंड इफेक्ट। तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी, अब बायोलॉजिस्ट से देख लो, वो भी ये बताएंगे कि भाई जो तुम्हारी मेटाबॉलिज्म है, वो तुम जो भी कुछ खाते हो, पीते हो, वो उसको कन्वर्ट कर देंगे मेंटल एनर्जी में। तो ये इसका मतलब ये सारी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन यही साबित करने पर लगी है कि कॉज है तो उसका एक इफेक्ट है, एक लॉ ऑफ मोशन है, कोई चीज खुद से नहीं हो रही, इसके पीछे कोई एक्शन है, रिएक्शन है। समंदर ऐसे ही नहीं आ गया, पूरी तारीख शुरू करो आइस एज की, सूरज करीब होता चला जा रहा है, गर्मी से पिघला तो वो पानी बना, पानी होता गया, दुनिया में पानी स्टोर होता चला गया, खुश्क, जमीन खुश्क होती जा रही है उस गर्मी से। तो 75% कह रहे हैं कि आज मिसालतन कहा जाता है कि कोई पानी है, हो सकता है 75 से ज्यादा हो गया हो और पानी खुश्क हो गया हो। तो जो जमीन थी वो बदल गई, पानी मूव होता जा रहा है वक्त के साथ, सूरज की वो रोटेट होने के साथ साथ। तो जो जमीन थी वो पानी हो गया, जो पानी थी वो जमीन हो गया। 100 साल में, 150 साल में, 500 साल में, 1000 साल के अंदर वो जो जानवर पानी के अंदर घूम रहे थे, जिन्हें आप रेप्टाइल्स कह रहे हैं आज, वो जमीन से बाहर निकल कर आ गए, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं मैकेनिस्टिक नहीं है, यानी हर एक की कोई ना कोई बिगिनिंग थी, कोई एक्शन तक बजाता खुद से कोई चीज स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो होल वर्ल्ड है, जो पूरी कॉस्मिक वर्ल्ड है, ये गवर्न करती है, कंट्रोल होती है, रूल करती है लॉ ऑफ मोशन के तहत। और जितने ह्यूमंस हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी एक रूल ऑफ नेचर, फितरत के उसूलों के तहत चल रहे हैं। और फितरत का उसूल यानी लॉ ऑफ नेचर, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो एक मैकेनिस्टिक है, वो एक मशीन की मानक है। तो ये जो मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था ह्यूमन बीइंग का, और देखें अगर मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ना हो ना, मैकेनिस्टिक
पोजीशन ना लें तो फिर हम चीजों को समझ ही नहीं सकते। रोज आना बदल जाए, सूरज आज मशरिक से निकला, परसों मगरिब से निकला, उधर शुमाल से, तो जुनूब से, आप कह रहे हैं भाई क्या है का, एक जगह से तो निकलो हम, ताकि ये तो पढ़ सकें, स्टडी तो कर सकें। अर्थ अर्थ रोटेट होने के बजाय अर्थ अप एंड डाउन हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ सोए, आप जो है वो मार्स को उठ रहे हैं, प्लूटो को उठ रहे हैं, आप कह नहीं भाई ये क्या है, हम तो कोई, अगर ये नेचर के कानून बदल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मिरेकल हो गया, कुछ हॉच हो गया, तबाही आ गई, एपोकलिप्स हो गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो साइंस तो मुमकिन ही तब है, इल्म तो मुमकिन ही तब है जब तक ये कांस्टेंट रहे। तो ये जितनी फिर बात यही हुई कि वो बात दुरुस्त, हॉब्स ने भी कहा कि हाँ ठीक है, गॉड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल क्रिएटर इन द यूनिवर्स, गॉड इज द प्राइम कॉज, मगर उसने एक कुदरत के निज़ाम को फिक्स कर दिया है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो वो बिल्कुल एक मैकेनिस्टिक है। मैकेनिस्टिक का मतलब लॉ ऑफ मोशन के तहत पूरा बंधा हुआ है। तो एक तो ये मैंने आर्गुमेंट क्लियर कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट अगर हम देखें तो वो एक और है। जब उसने बात की इंसान की, तो उसने एक और बात भी की इंसान के बारे में, वो जरा बर्दाश्त नहीं होगी। वो ये कहता है कि इंसान जो है, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि इंसान जो है ना वो बहुत ही कोई ख्यूल, लालची, ग्रीडी, सेल्फिश है। इंसान जो है बाय नेचर, ह्यूमन बाय नेचर सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपनी ही फिगर है, उसको इगोइस्टिक है। ये मैं नहीं कह रहा, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। अपनी किताब के अंदर 1651 में पब्लिश की, सामने लेवल आइन उठा के पढ़ लें, देख लें। वो कह रहे हैं कि इंसान जो है ना वो चलते ही इस बात से, किससे, उसका अपना इंटरेस्ट, अपनी डिजायर, अंदर जो उसकी डिजायर है, यानी जितनी विश है ना वही विल है, जो कि डिजायर है ना वही एक्शंस बने हुए हैं। यानी हम जितनी भी हम देखें, हमें डिजायर को पावर, हर किसी को पावर चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो ये जो नेचर है ह्यूमन की, वो भी फिक्स्ड है भाई। जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है ना कांस्टेंट फिक्स, वैसे ही ह्यूमन नेचर भी फिक्स्ड है। वो क्या बता दिया इसने, क्रूल है, सेल्फिश है, ग्रीडी है। थॉमस हॉब्स कह रहे हैं ये इंसान तो है ही लालची, इंसान तो है ही जो है वो जालिम, सेल्फिश, सिर्फ अपना सोचता है, पावर गेन करना चाहता है, ठीक है। तो भाई क्या करें, सोसाइटी तो बनेगी नहीं। हर कोई अगर अपनी, देखो ना, सबको कहें सब अपनी अपनी मर्जी से करें, जंगल का कानून बन जाएगा। जंगल का कानून क्या है, माइटी साइड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होगी। तो ये तो फिर पावर गेम शुरू हो जाएगा, जंगल बन जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, तो थॉमस हॉब्स ने कहा कि विदाउट लॉ पीपल वुड ऑलवेज बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम चंद लोगों को कहते हैं कि भाई तुम अपनी सियासत रियासत बनाओ, तो वो कैसे, वो तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कोई कानून बनाना पड़ेगा। जैसे ही कानून बनाया जाता है तो फौरन से लोग जो है वो एक कंट्रोल हो जाते हैं। तो उनको, वरना तो बता रहे हैं कि ह्यूमन की नेचर जो है वो ब्रिटिश है, वो शॉर्ट है, वो जो है वो ग्रीडी है, तो वो अपना इंटरेस्ट देखेगा। तो उसने फिर एक पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी ये थी कि जिसको हम आगे जाके गवर्नमेंट कलर्स कहेंगे। वरना देखो पहले तो फ्यूडल लॉर्ड था, पहले तो वो मोनार्च था, वो चर्च था, वो सब चला। अब ये जो आहिस्ता 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 जाके ये शक्ल क्या बनेगी, बच्चा झमूरा, यानी डेमोक्रेसी आगे जाके बनेगी कि स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, कंट्रोल की। जो तस्वुर है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसका नाम है, एक बॉडी है जो लोगों को कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। वरना तो सबको छोड़ दे, जो चाहे तुम करो। आप आज के जमाने में देख लें, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक पुलिस पुलिस जो है वो चला जाए जो है वो चिप्स लेने, पकौड़े खाने, थोड़ी देर के लिए, तो वो जो चारों लोग सब सब कहते हैं पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, वो पूरा चौक हो जाता है। वो तो पुलिस वाला बिल्कुल आगे गाड़ी के लेट जाता है कि भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, फिर जाके लोग रुकते हैं, वरना तो लोग रुके ही नहीं। फिर भी लोग जो है ना उसकी जो साइडों की जगह है वो वहां से निकल के चले जाते हैं, बाइक वाले भी और कार वाले भी। वो बेचारा पकड़ता रह जाता है, रोकता रह जाता है। लोग रुकते हैं नहीं, रुकते। लोग कहीं ऑर्गेनाइज होते हैं नहीं होते। वो तो खड़ा होता है एक डंडा लेके, एक वो लेके, सीटी बजा के, वो मुंह से लाते मार के, फिर बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। वरना अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए कि जो चाहे करो भाई तुम्हारा, तो फिर वो करेंगे कि सब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है और वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो का पर्पज ही ये था कि वो प्रोटेक्ट करेगा दूसरों के राइट को भी, और ये जो सेल्फिशनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक तस्वुर था थॉमस हॉब्स का
ठीक है, इस पे और भी बात हो सकती है, और आप इसको रीडिंग करें तो फिर वी हैव टू क्रिएट अनदर सेशन एज वेल। ठीक है, अब देखो नेचुरल लॉ थ्योरी ना, देखो नेचुरल लॉ थ्योरी जो है ना ये बहुत पुरानी, जीनो, फिर उसके बाद फिर वो ये आप आ जाओ उधर, क्या नाम है, मार्कस ऑरेलियस जो है रोमन एम्पायर के अंदर, तो वो भी लॉ ऑफ नेचर की तरफ से कि लॉ ऑफ नेचर है, कांस्टेंट है, और उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन पता है कैसे दी है, अगर आप जानते हो थोड़ी सी बात, कि उन्होंने इसको होली रोमन एम्पायर, उन्होंने कहा भाई लॉ ऑफ नेचर कांस्टेंट है, लॉ ऑफ नेचर फिक्स है, दुनिया में एक एक चीज, यानी जो हम कहते हैं ना कि खुदा की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, एग्जैक्टली द सेम पॉइंट वो कह रहे हैं, ये जो एम्पर आया ना, ये जो बादशाह आया, किंग आया, ये चूजन है, ये किंग चूजन है खुदा की तरफ से, और तुम इसकी बात नहीं मान रहे हो, बुरी बात। तो वो मैंने जब भी कहा वो रोमन एम्पायर से बुली रोमन एम्पायर बन गया। तो ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है, ये तो मतलब उसमें डिवाइन कमांड क्यों नहीं मिला दी। मैं आपको यूं समझाता रहूं कि देखो एक तो कॉमन लॉ है ना, जो मैन मेड लॉ है, इंसानों के बनाए हुए कानून है, जो हम और आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं एग्जांपल क्लास में पहले भी दे चुका था एक बार, कि मैं लेट्स सपोज हमारी क्लास के बाहर ही कैंटीन है, कैफेटेरिया है, तो हमने कहा चलो भाई आपकी मर्जी, यू आर फ्री टू डू व्हाट एवर यू लाइक टू डू, जिसको क्लास लेनी है वो क्लास में बैठे, जिसको क्लास लेनी है वो बाहर जाए और वो फ्रेंच फ्राइज खाए, एंजॉय करे और गपशप मारे, कॉफी पी, लेकिन वो क्लास के बाहर ही। अब वो वहां बैठे शोर मचाएगा, हुल्लड़ हुल्लड़ करेगा, और फिर हम उसको रोकेंगे तो वो क्या कहेगा, सर इट्स माय फ्रीडम, आई हैव अ फ्रीडम टू स्पीक वट एवर आई लाइक टू डू, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद पंछी हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते, तो ये मेरा कुदरती फितरती कानून है और ये अमल है। और अच्छा भाई, तो हमें रोकना पड़ेगा, थॉमस हॉब्स की बात ये कि कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम डिस्टर्ब, मतलब तुम इंक्रोच नहीं करोगे मेरी इस राइट को, तुम्हारा फ्रीडम है तो मेरा भी तो फ्रीडम है ना, मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम थोड़ा सा जाके अपनी लाइफ को स्पेस को एंजॉय करो। तो खैर ये सारा कुछ बाकी। अच्छा एकेडमिकली, अब जैसे हिगोग्रेटिस की बात की, तो मैंने इसको देखना पड़ेगा कि पहले इसकी थ्योरी क्या थी, फिर मैं इस पर कोई कमेंट करूंगा, मैं इसको ऐसी अपनी इमेजिनेशन से नहीं बता सकता, पहले मुझे वो उसका एक थीम लाइन देखना पड़ेगा कि वो क्या था नेचुरल लॉ थ्योरी को लेके, वरना जो यहाँ नेचुरल लॉ को लेके ये आगे जाके बिल ऑफ राइट्स बने थे, मैग्ना कार्टा वगैरह, उसकी बेसिस ये थी, वो नेचुरल लॉ इस जो है वो पर्सपेक्टिव से था, जो मैंने भी आपको बताया कि वो उसको डिविनिटी को ले रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हुको की ये आप मुझे अपना उसका जो थीम होता है ना, बेसिक आइडिया था, वो मेंशन करने दो, फिर और बेटर वे में मैं समझा सकूंगा कि वो क्या था। चलें जी, अगली बात कर लेते हैं, अगली बात हम कर लेते हैं। तो ये जो देखो, मैं फिर एक पॉइंट समझाता हूँ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ाते हुए, कि सोच जो है वो जमाने की होती है, और जिस जमाने में इंसान जी रहे होते हैं तो उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। पर क्या मतलब, अब आप आज के जमाने के लोगों की सोच देखेंगे तो मिलती जुलती, कमोबेश एक जैसी नजर आएगी। ये आपकी गलत फहमी है कि आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई अलग सोच रहे हैं, आप सबसे अलग हैं, सबसे डिफरेंट हैं, और दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। नहीं भाई, एक जमाना है, सब सब दुखियारी हैं, सब चिड़े हुए हैं, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, सब साइनिक हुए हुए हैं, सब सार्केस्टिक हुए हुए हैं, सबके दुखड़े एक जैसे हैं, या तो देख के कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कैट चल रहा है, या सबके मसले एक जैसे हैं। तो हर एक जमाने की, अब आज के जमाने में मैं जो है वो मिडेबल के जमाने की सोच को लाऊं, तो आप कहेंगे आउटडेटेड हो गया भाई, जमाने के साथ चलो। तो मैंने क्या कहा, हर जमाने की सोच है। तो कुछ ही जो जमाना जिस दौर में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, रेनेसांस, वहां क्या बातें चल रही, ह्यूमनिज्म, वहां क्या बातें चल रही, सेक्युलरिज्म, वहां क्या बातें चल रही है कि ह्यूमन के पास रीजन है, और वो फेथ को अलोन सिर्फ अथॉरिटी ना समझे, है ना। तो अभी तक जितनी भी डिबेट एंड डिस्कशन है, उसमें उसने क्या डेवलप किया, थॉमस हॉब्स ने, पॉलिटिकल फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ना, तो उसने क्या डेवलप किया, इंसान क्रूर है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपना ही इंटरेस्ट देखता है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, फिर हमें किसकी जरूरत है, कोई ना कोई गवर्न की जरूरत है जो कंट्रोल करे, है ना, कानून साजी की जरूरत है। तो इंसानों को कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी सिस्टम बनेगा, उसको जो फॉलो करेगा। यू गॉट इट। तो इस आइडिया को लेके ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ताकि मैं फिर वो नेक्स्ट को भी समझाने की कोशिश करूंगा। निकोलो जो है, निकोलो मैच जो है, अगर मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए बोला, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हो जाती है, तो अब इसको दो तीन नामों से कहते हैं, कोई मैं तो निकोलो मैकियावेली है कि मैकियावेली,
तो फिलॉसफी में तो नाम लेते लेते ही जबान टेढ़ी हो गई, रेने डेकार्ट और इम्यूनल कांट और फिर वो हीगल, इनके नाम, तो भाई इनके नाम जो है वो इनकी अपनी जबानों में हैं, कोई जो है वो फ्रेंच है तो कोई जर्मन है तो कोई इटालियन है, क्वेश्चन हैं। और कुछ ज्यूस फिलोसफर्स के नाम में देखेंगे तो वो भी आपको बड़े नजर आएंगे इंटरेस्टिंग से। तो खैर नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम, शेक्सपियर से। तो काम देख लेते हैं, काम क्या है। मैश थ्योरी बिजनेस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई जाती है कि एंड जस्टिफाई द मीन, ये अगर आपने पढ़ी होगी, ई एंड डी एंड, वो डी एंड वाला नहीं, एंड मतलब मकसद वाला, ई एंड डी, एंड जस्टिफाई द मीन। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टाइप कर देता हूँ चैट में जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एंड जस्टिफाई द मीन्स। ये बहुत कोट की जाती है बिजनेस में और बिजनेस थ्योरीज में, बिजनेस एथिक्स में जब कोट पढ़ा रहा होता तो वहाँ पे भी निकोलो मैच की थ्योरी आती है, उसको मैच थ्योरी कह देते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली आइडिया क्या है जरा समझना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात जैसे मैंने अभी कहा कि हर जमाने की सोच है, तो समझो वो जमाने में रिएक्ट करता है तो वैसा फिर उसके आइडियाज निकलते हैं, इमर्ज होते हैं। तो अभी क्या आइडियाज चल रहे हैं, एक तरफ रिलीजियस, देखो आज ये मसले नहीं है हमारे, 21st सेंचुरी के बैठे हुए लोग हो तो आज तो मसले ही नहीं है। अब आज तुम जो है वो मसले को, पुराने ख्यालात को दोबारा लेकर आओ, रोना पीटना मतलब भाई क्या है, अब तो आजादी है, जाओ घूमो, साइंस को मसले नहीं, जितनी चाहे इन्वेंशन इनोवेशन को, कोई मसला ही नहीं है। रिलीजन साइड में, रिलीजन स्टेट को नहीं देख रहा, स्टेट अलग है, अब फिर नारा लगाओ ये, तो अब तो कहीं 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 होगा, लेकिन ऐसा होल हम देखेंगे तो जमाना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में बदल चुका है। तो आपको जब भी लगता है ये तो बहुत पुराने आइडियाज है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वही साइकिल दोबारा दोबारा चली, जैसे वो आप अलादीन के झूले में वो राइड लेते हैं ना, तो यूं आइडिया जाता है ऊपर, फिर वापस दोबारा आता है, फिर कहते हैं अरे वाह, अब अगली दफा की राइड में फिर दोबारा से देखूंगा कितनी दूर तक मुझे नजर आता है। तो वो ये एक ही आइडिया राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घूमता चला जा रहा है 360 के अंदर। तो पुराने आइडियाज कहीं मरते नहीं है, दबते नहीं है, दफन नहीं होते, वो कहीं छुपे होते हैं, वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो फिर से मर हो जाते हैं नए नामों के साथ। अब ह्यूमनिज्म कहीं गया नहीं है, वो ह्यूमन राइट बन गया, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 36 38 राइट एडअप हो गए, ये राइट वो राइट ये राइट उसका राइट, एनिमल राइट, फला राइट फला राइट फला राइट, ये पूरा राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वही है जो इमर्ज हो गया। तो मैं जो थॉमस हॉब्स का आइडिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या थीम है, वो यही है ना कि इंसान जो है वो क्या है, इंसान क्या है, वो क्रूल है, सेल्फिश है, अपना सिर्फ मुफाद देखता है, सेल्फिश है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्ड है। तो वो क्या करेगा, वो अपना ही फायदा देखेगा, अपने ही मुफाद देखेगा। तो खैर उसने फिर एक किताब लिखी है द प्रिंस, ये बिस्किट नहीं है, प्रिंस बिस्किट, ये किताब का नाम है द प्रिंस। इसमें उसने कहा कि एक रूलर होना चाहिए। अब ये रूलर की बात करें, वो अभी जो पीछे गए तो वो फ्यूडल लॉर्ड थे, उससे पीछे जाएं तो एम्परर थे, ठीक है, जो कॉन्क्यूरर कह रहे हैं, तलवारें लेके घोड़ों पे निकला और जाता गया, जितनी जमीन मिल गई वो उसकी हो गई। अब ये रूलर की बात कर रहे हैं, रूलर है, अच्छा ये क्या है, क्योंकि देखो मोनार्च की, किंग ऑफ मेडिसी, पूरी फैमिली की जो रूल करेगी इटली में, और जाहिर सी बात है आपको पता है उनको बटर लगाना होते हैं। आपने पहले भी तो तारीख से देखेंगे तो मैंने आपको बताता चलूँ, मिडिवल एज के अंदर खास करके जितनी भी तुम्हारी फेबल स्टोरी किस्से हैं, वो सब देखो शहजादे और बादशाह के हैं। आखिर में कहानी खत्म हुई, शहजादे को शहजादी मिल गई, बादशाह को जो है वो तख्त मिल गया, और बादशाह कहीं खो गया था जंगल में, और आखिर में हासिल वसूल कोई कहानी आ रही है ना, कि हमने इस कहानी से सबक सीखा। तो वो अली बाबा, अलादीन, और वो फेरी टेल्स, और ये सारी कहानी, सिंड्रेला, और ये सब हमें वहाँ नजर आती है ना। तो बादशाहत थी, मोनाश था असल में। मैंने तो बताया था कि वो जो चेस गेम है वो भी रिप्लेस करता है, रिफ्लेक्ट करता है वो उसी को, कि वो बिशोप्स, तो फिर वो नाइट्स हैं, तो वो द पीजेंट हैं, तो वो नाइट और किंग को बचाते फिर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम था पूरा किंग मोनाश था। तो जो जब थॉमस हॉब्स ने लिखा, निकोलो मेश ने लिखा, तो जाहिर सी बात है वो उसकी जो राइटिंग्स है उसका झुकाव मोनार्च यानी ऑटोक्रेसी की तरफ है, ठीक है, क्योंकि अभी डेमोक्रेसी जैसी बला अभी नहीं आई थी, तो उसने ऑटोक्रेसी पे ही लिखा। तो ऑटोक्रेसी मतलब क्या है, यू कैन से दैट वन मैन आर्मी, वन पावर। तो उसने कहा कि बी अ लॉइन एंड समटाइम बी अ फॉक्स। लॉइन क्यों, जो कि ताकतवर है, दहाड़ता है, डराता है, और ट्रैप से बच जाता है, और समटाइम बी लाइक अ फॉक्स,
चालाक होता है, थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, और फिर ही हम चीज़ों को समझ सकेंगे, लीड कर सकेंगे अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को, तभी हम रूल कर सकेंगे। तो एक अच्छा रूलर वही होता है जो थोड़ा सा लॉयन की तरह से बोल्ड हो और फॉक्स की तरह से क्लेवर हो, और जो है बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, वो कहते हैं कि लोगों को नहीं पता अपना, कि बच्चे इनको क्या, जैसे अब्बा बोलते हैं बच्चों को, बेटा तुम्हें क्या पता, हम बताएंगे तुम्हें। तो ये वही कह रहे हैं कि ये जो फॉलोवर्स हैं, ये जो लोग हैं जनरल, उनको नहीं पता, तो रूलर्स है ना वो बताएंगे। तो रूलर्स को ओबे करना पड़ेगा, ताबे करना पड़ेगा, वो जानता है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर इंटरेस्ट, दे आर नॉट टेकिंग देयर ओन इंटरेस्ट, तो वो उनको उनको ताबे करे, उनको फॉलो करे, और जो है वो फिर उनको बताएगा कि जो है वो जिंदगी कैसे और क्या हो, यानी वो उनको रूल करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था देखा जाए तो किसको प्रमोट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, मेडिसी फैमिली किंगडम में थी, मोनार्च में थी, तो ऑटोक्रेसी को, मोनार्च को, कि भाई ये जो कानून हो ऐसे हो, जैसे कि देखो मैंने बताया था कि जब रोमन एम्पायर में सिसेरो, सेनेसा थे, पार्लियामेंटेरियन थे, तो रोमन के जो एम्परर थे वो ऐसे, जितनी कानून साजी हुई दुनिया में, अगर आपको पढ़ना हो तो पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिक्स की जो रूट्स हैं वो रोमन से मिलती हैं। तो वो क्या करते थे, जो किंग का हुक्म है ना, किंग ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया, तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे मैंने नाम भी दे दिए, सिसेरो, सेनेसा और बड़े पार्लियामेंट ये थे, तो ये जो फिलोसफर राइटर्स थे, इन्होंने जस्टिफाई किया। ऐसे ही निकलो की जो द प्रिंस है, वो किसकी किसके सपोर्ट में, वो कह रही है ऑटोक्रेसी की, कोई किसी को फ्रीडम ना हो, कोई किसी के पास जो है ना वो सब अपनी अपनी राय ना देते फिरे, और वो अपनी जो है वो ऑटोक्रेसी को, वो पब्लिक सर्विस के लिए, वो बादशाह जो है, जो रूलर है, वो बेहतर जानता है, ये नादान है, इनको नहीं पता अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो हम बताएंगे, हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एक उसका एक आइडिया रहा है, उसने देखा जाए तो वो फिर यही पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ बन गया कि जब कानून को एग्जीक्यूट किया जाए तो सख्ती से किया जाए, फिर उसमें हम ये ना देखें, इस पर डिबेट नहीं हो के चले आए हम, पहले डिबेट कर लेते हैं कि गाड़ी को जहाँ से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, चलो कानून कानून बन गया है, फॉलो करना है, डिबेट डिस्कशन बाद में होंगे, ठीक है, तो ये तो हर हाल में फॉलो करना है। तो आपने देखा होगा यही सब मिलिट्री रूल्स में भी नजर आते हैं हमें, बस ये है, नहीं तो कोर्ट मार्शल यही आपको नजर आएगा जाके जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे एक डायरेक्शन है, उसको आपने फॉलो करना है। यही हमें बिजनेस में भी नजर आ रहा है, बिजनेस ने तो ये पूरी थ्योरी अडॉप्ट कर ली ना, कि भाई जो बॉस कहते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है, तो वहां वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए वो अच्छा वाला हंसता खेलता चेहरा, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर बन जाए, जनरल मैनेजर बन जाए, हेड बन जाए, उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स आ जाए, तो उनके कॉलर हो गए, रॉड आ गई कमर में, और वो एकदम उनकी आवाज भी भारी हो गई, और जो है वो सख्त ले जाए, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट होती है ऐसे ही, रूलर ऐसे ही बनता है। ये जो आइडियाज थे, ये निकोलो मेक की किताब रेफरेंस से ये है कि भाई रूलर बनना है तो सख्त ही बनना पड़ेगा, अपने वो कानून बना दे कि नादान है, लोगों को नहीं पता, हमें पता है, तो हम जो कानून बना दें उसको हम एग्जीक्यूट कराना है। तो बेसिकली ये एक समझ लें कि ह्यूमन विल डोमिनेट कर गई। मैं इस पे थोड़ा सा, अगर आप कितने भी हैं